मैं इस पॉइंट पे बोलूं या जिस टॉपिक पे बात हम लोग कर रहे थे उस पे चलूं? चलो उस पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ भी नहीं चाहता ज्यादती हो। ठीक है, नहीं नहीं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी मेरा मूड बहुत बढ़िया है। चले तो जबरदस्त, मैं, मेरा मूड भी मैं बढ़िया है। टाइम बचाते हैं दोनों भाई, टाइम बचाते हैं, मेरे पास भी टाइम कम है, पीछे भी कुछ कॉलर्स बैठे हुए हैं, ये ना हो कि जी, कोई कह दे इसीलिए जी मैं नारिया चाह तो रहा माझी था था, आपसे बात हो। गुजरी लिया, और विष्णु भाई आपके अपने बंदे हैं, क्योंकि एक बार पहले भी एक बंदा आया कहता है विष्णु आपका अपना बंदा है। तो हाँ जी, हाँ, मैं बिल्कुल मैं टॉपिक पे आपकी आते हैं सर, स्क्रीन प्लीज। मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विवाह विषय के ऊपर आप बात करना चाह रहे थे जी। थोड़ा, बिल्कुल मैं आपके लिए टाइम लगा रहा हूँ, कितना टाइम लगा दूं बता दें। सर आप 3-3 मिनट के बस वो दें, और मैं 3-4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा, फिर मैं वो चलें, तीन तीन आप। 3 मिनट में आपको दे रहा हूँ, शुरू कर लें, ठीक है जी, 3 मिनट। जी, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी ही तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही प्रभु का रूप देखता है। ये अन्यत्र भी लिखा गया है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। जो जिसका, जो कोई व्यक्ति अगर चाहे तो एक ईश्वरवाद को अपनाए, कोई ब्रह्म को एक ईश्वर के रूप में पूजे, कोई चाहे तो मूर्ति पूजा को पूजे। पूजते तो सब उसी को है। ये हमारे और आपके मन का भ्रम है कि हम वो देखते हैं। तो बहरहाल ये मूर्ति पूजा के ऊपर मेरी टिप्पणी रही कि हमारे समझने का बस अंतर है। ब्रह्म सब में विद्यमान है, हमारे में भी है, आप में भी है, जगत में व्याप्त है। उसकी महिमा को वही जाने। फिर कभी इस पर चर्चा होगी। आप आए सर, ये विवाह के विषय पे आप जो अंडरलाइन कर रहे थे अभी, ये आर्य समाज की पुस्तक में जरूर ये कोटेड है, ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सारे के सारे जो श्लोक हैं जो उन्होंने दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिए हैं, ये एक्चुअल में कोटेड हैं, मनुस्मृति के कुछ हैं। मनुस्मृति के लगभग 300 या 400 श्लोकों पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। चूंकि मनुस्मृति ओरिजिनल फॉर्म में मिलती नहीं है, लेकिन कई आने वाली पुस्तकों में उसके उल्लेख मिलते हैं। नालंदा और तक्षशिला और जैसे विश्वविद्यालय जहाँ पे हमारे स्क्रिप्चर रखे हुए थे, आग लग गए, जल गए, तो स्क्रिप्चर अनुपलब्ध मिलते हैं, लेकिन परवर्ती पुस्तकों में इसके कई उल्लेख मिलते हैं। हमारे यहाँ ये विवाह के ऊपर जो है बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है यहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि ये इस पे थोड़ा सा गंभीरता से आप देखें कि विवाह का क्या प्रक्रिया है। हमारे यहाँ विवाह होते कैसे हैं, विवाह कहते किसको हैं। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ ये माना गया है कि व्यक्ति जो है कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जिए। 100 वर्ष तक हमारे यहाँ जीने की कल्पना की जाती है, और 100 वर्ष में 25 वर्ष की जो अवस्था होती है वो ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है। और ब्रह्मचर्य अवस्था में 5 वर्ष के बाद जो है किसी गुरुकुल में जाकर के विद्याध्ययन होता था। और विद्याध्ययन का अधिकार जो है जितना पुरुषों को था उतना ही महिलाओं को था। जिस समय विद्याध्ययन संपूर्ण हो जाता था, मतलब वो 25 वर्ष की अवस्था में पुरुष हो जाता था, और कहीं कहीं तो पुरुष के लिए 48 वर्ष तक का भी जो स्पेशलाइजेशन हम जिसको आज की भाषा में कहते हैं, तो 48 वर्ष तक वो करते थे। लेकिन जनरल इन प्रैक्टिस जो था वो 25 वर्ष तक की अवस्था जो थी वो विद्याध्ययन की थी। और जैसे ही विद्याध्ययन पूर्ण होता था तो उनका समावर्तन संस्कार होता था। जो महिलाएं जो है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं और निपुण होती थीं, उनको ब्रह्मवादिनी शब्द आता है ऋग्वेद में। तो वो भी 25 वर्ष तक की अवस्था तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और विद्याध्ययन करती थी। जब उनका विद्याध्ययन कंप्लीट हो जाता था तो कभी कभी ऐसा होता था कि गुरुकुल में रहते ही किसी विशेष छात्र और छात्रा की योग्यता को देखते हुए गुरुकुल में जो गुरु माँ होती थी और गुरु होते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये दोनों पुत्र और ये जो पुत्रियां हैं ये इतनी योग्य हैं कि इनका अगर आपस में संबंध हो नहीं जाए जी, टाइम खत्म हो गया, तो। टाइम खत्म हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी। 3 मिनट। विष्णु भाई, आपने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर मैं किसी किस्म की भी कोई प्रश्न कर सकूं, कोई उसका किसी चीज का विरोध कर सकूं 3 मिनट में। बहुत शुक्रिया विष्णु भाई, आपने काफी हद तक बात कर ली। 1 मिनट में और आपको देता हूं, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर इजाजत लेंगे, ठीक है विष्णु भाई? 1 मिनट और ले लें, क्योंकि वो बात 3 मिनट के अंदर आपने कोई ऐसी बात रखी नहीं जिसके ऊपर मेरा कोई प्रश्न हो। आपने जो बात रखी है मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। 25-25 वर्ष का अगर कोई आश्रम है तो कोई मसला नहीं, 100 साल की आयु जिनकी नहीं है वो नहीं, 25 साल का आपने आश्रम। मैं आपने क्या कहता आपने जो आपने अंडरलाइन किया, जो रेड इंक से आप अंडरलाइन कर रहे थे, उसमें यही बात थी कि जब समावर्तन संस्कार के बाद वो योग्य हैं, विवाह के योग्य हैं, तो एक दूसरे को उनकी तस्वीरें दिखा करके और उनकी सम्मति लेकर के और ठीक है, उनके जो है गुरुजनों की आज्ञा लेकर के उनके परिवार के लोगों को आगे बुला करके। आपने शुरू से शुरू किया है। मेरे आगे कुछ सवालात थे, मैं जी, आर्या समाजियों से पूछ रहा था कि क्या इस पर अमल हो रहा है, क्या इस कार्य को कर रहे हैं जी, वो?
देखिए ये केवल आर्य समाजियों की बात नहीं है, ये पूरे आप 140 करोड़ जो हिंदुओं की जनसंख्या इस समय है, ऑलमोस्ट 90% लोग इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके गुप्त व्यवहार जो हैं वो आपकी पत्नी ने पूछे थे आपसे? आपने गुप्त व्यवहार शब्द का अलग अर्थ में लिया है, एक्चुअल में आप उसका मर्म समझे ही नहीं कि एक्चुअल में कह क्या रहा है वो गुप्त व्यवहार का। जी हाँ, आपने सिर्फ समझा नहीं है। देखिए मैं बता दूं आपसे, उसके पहले जो एक श्लोक आता है, अगर वो कोट में कर दूं, ये मैं स्क्रीन जो मेरी अगर है, अगर आप शेयर करें तो देखिए होता क्या है। मैं गुप्त व्यवहार की मतलब समझा दूं, जैसे कन्या का जो पक्ष है और जो पुरुष का जो पक्ष है, जो दोनों तरफ के जो लोग हैं, उसमें हमारे यहाँ सपिंड और सगोत्र दो बातें आती हैं कि कन्या पक्ष के लोग, नहीं, वो पहले हो गया। गुप्त व्यवहार जो है उससे पहले गोत्र और कुल चेक कर लिया गया था। जी जी, तो पीछे बयान किया गया, उनके गुण और कर्म चेक कर लिए जाएं, हाँ, उनके माता पिता को बुलाकर चेक कर लिया जाए और उनके इतिहास चेक कर लीजिए। ये गुण, ये गुप्त व्यवहार क्या है, मैं ये जानना मैं बताना चाह रहा हूँ अली भाई। देखिए जब तक विद्या अध्ययन छात्र और छात्रा करते हैं, तब तक उनसे उनकी जाति और धर्म और उनका कुल और गोत्र पूछा नहीं जाता था। भगवान राम जो है केवट के साथ पढ़े थे और कृष्ण जी जो है वो उनके साथ पढ़े थे, और दोनों के वर्ण में और गोत्र में और कुल में अंतर था, लेकिन दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जिस समय विवाह का प्रश्न आता है, उस समय उसके कुल, गोत्र और परंपरा का ध्यान रखा जाता है, और वो गुप्त बातें भी पूछी जाती हैं जो एक विद्यार्थी से साधारणतया नहीं पूछी जाती हैं। ठीक हो, तो गुप्त बात का, देखिए गुप्त बात का ये मतलब नहीं था कि कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप पता किया जा रहा है कि वो मतलब इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये उसका ये मतलब नहीं है सर, ये मतलब नहीं है ना। अच्छा, चले अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर नपुंसक निकला है तो क्या करना है फिर? अगर कोई व्यक्ति नपुंसक निकले या नपुंसक हो तो उसे विवाह का अधिकार ही नहीं है सर। कैसे पता चलेगा? सर वो वैद्य बता देंगे ना। जो कुल अच्छा, कोई व्यक्ति, विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो मसला है, पता कैसे चलेगा? वैद्य बताएंगे, नाड़ी परीक्षण करके वैद्य बताएंगे। अच्छा, ये हाँ, हजारों वर्ष माँ बाप इतने ईमानदार, हजारों वर्ष पहले कैसे पता चलता था? सर आयुर्वेद शुरू से रहा है। लो, आयुर्वेद इसी में सर, इसी चतुर्थ समोल्लास में अगर आप पढ़ेंगे तो धन्वंतरी का और उनका उल्लेख आया है। जो एक मिनट, आपको पता है नपुंसक किसे कहते हैं? नपुंसक उसको कहते हैं, हमारे आयुर्वेद के अनुसार से नपुंसक उसको कहते हैं जो पुत्र उत्पन्न करने की, जिसके अंदर क्षमता न हो। इम्पोर्टेंट से आप कुछ हद तक ले सकते हैं मतलब उसका। अच्छा, जबरदस्त हो गया। अब आपने मुझे बताया उत्पन्न करने की, यानी संतान उत्पत्ति की, जिसके पास वो समर्थ ना कर सके, संतान उत्पत्ति ना कर सके, ऐसा ही है? संतान सही मतलब नहीं था। वैदिक काल में पुत्र उत्पन्न करने को बड़ा महत्व दिया जाता था। हाँ, पुत्र ना निकाल सके तो कैसे? एक मिनट मेरी बात सुनो, वीर्य आपके सामने, मर्यादित रहिएगा आमिर भाई, प्लीज मर्यादित रहिएगा। क्या हुआ? प्लीज मर्यादित रहिएगा। हाँ, बेफिक्र रहे हैं विष्णु भाई, आपके साथ बात करूं, बेफिक्र रहे। वीर्य जो है, वीर्य, ठीक है, वही फैसला करता है ना कि पुत्र होगा या कन्या होगी। ठीक है, उसी से मेन वही आ जाएगा ना जी, उससे पता चलेगा ना। अच्छा, बिल्कुल। अब यही एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात अगर आप कर लेंगे डिटेल में थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाए, तो एक्स और वाई जो क्रोमोसोम होते हैं, जो पुरुष के जो वो होते हैं, वो डिपेंडेंट करते हैं पुरुष होगा या स्त्री होगा। मुझे फोकस रहने दें उस चीज के ऊपर जो आपसे पूछा। आपसे मैंने पूछा नपुंसक, आपने उसको संतान या उससे भी प्रिसाइज करके, स्पेसिफिक करके पुत्र के साथ खास कर दिया ना, मेल बेबी, ठीक है ना, पुत्र जिसे कहते हैं जी। कैसे पता चलेगा आयुर्वेदा से एक बंदे ने शादी नहीं की, अभी कुंवारा है, कैसे पता चलेगा कि ये पुत्र उत्पन्न कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताएं। क्योंकि आपने कहा नपुंसक उसको कहा जाता था जो संतान उत्पत्ति, और उसमें स्पेसिफिक किया जो पुत्र, यानी ये समझ लें नादरीन, विष्णु भाई ने खुले लफ्जों में ये कहा है कि जितने सनातनी की सिर्फ कुमारियां हैं, पुत्रियां हैं, वो नपुंसक हैं वेद के अनुसार या वैदिक काल के अनुसार। ठीक है ना, आपने सुन लिया खुद, ऐसा नहीं है, आपने खुद बोला, आप मेरी स्ट्रीम पे आए, ये मैं यहाँ पे आपका, अच्छा ठीक है, आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, आप गौर करें। ये जी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, आप मुझे कह रहे हैं गलत। मैंने आपसे पूछा नपुंसक कौन है? सर मैं आ रहा हूँ, प्लीज। नपुंसक उसको कहते हैं जो कोई चीज उत्पन्न ना कर सके, उसमें आपने स्पेसिफिक किया कि जो पुत्र ना कर सके। सर मैं आ रहा हूँ, ये आप गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्लीज मुझे सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, ये गंभीर विषय है, मैं चाह रहा हूँ कि चर्चा गंभीरता से हो। लेग पुलिंग तो सर होती रहती है, आप भी करते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे, लेकिन अगर आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो सर उसका आंसर ले लें प्लीज। इतने टची ना हो यार, मैंने सीधी बात की आपसे। सर मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान ले लें।
देखिए ये मैंने अंडरलाइन जो कर रखा है ग्रीन, ये जो है लिखा है कि 8, 9 और 10वें वर्ष विवाह करना निष्फल है, क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से संतान उत्पन्न होते हैं। और स्टार मार्क है नीचे जो है सुश्रुत संहिता का धन्वंतरी का उल्लेख दिया जा रहा है। मैं संस्कृत भी पढ़ूं लेकिन टाइम आप मुझे देंगे नहीं, मैं हिंदी ही आ रहा हूं डायरेक्ट। 16 वर्ष से न्यून वय वाली, न्यून कहते हैं कम उम्र वाली, अंडर एज लड़की 16 से कम उम्र अगर रहेगी, यानी 9, 10, 11, 12, 13, तो 16 वर्ष से न्यून आयु वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे वह कुक्षिष्ट हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं करता है। जनरली 9 महीने का गर्भ जो होता है तो वो 8 महीने में हो जाएगा या 7 महीने में हो जाएगा। मेरा सवाल सुने आपने? सर मैं बता रहा हूँ, मैं उसी सर आपके क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं। एक मिनट विष्णु भाई, नहीं विष्णु भाई, टाइम मैं नहीं वेस्ट करने दूंगा, मेरी बात सुने। क्या ये किधर लिखा हुआ है कि 16 वर्ष के बाद की कन्या होगी या 25-26 वर्ष के बाद का ब्रह्मचार्य खत्म करने के बाद कोई लड़का निकलेगा तो वो पुत्र ही उत्पन्न करेगा? वो पुत्र भी होगा और वो स्वस्थ भी होगा। ये सुश्रुत संहिता और धन्वंतरी संहिता का ये मशहूर पहला और दूसरा कोट है। ये जो भी आयुर्वेद का, एक मिनट जिनको भी आयुर्वेद का ज्ञान है उन्हें अच्छी तरह से पता है। विष्णु थोड़ा रुको ना यार, 16 साल के लिए बोले तो रोको यार प्लीज। हाँ रुक जाए प्लीज। 15-15, 16-16 साल के लड़कों को शादी करके बेटे करते देखा है नेपाल के अंदर। 16-16, 17-17 साल के लड़के होते हैं, शादी करते हैं। लड़कियां भी 13-13, 14-14 साल की होती हैं, नेपाली बेटे होते हैं उनके। ये क्या है? ये क्या आपने दिया है जी? वो मेरा सवाल स्पेसिफिक था विष्णु भाई, मैं स्पेसिफिक सवाल का आपको स्पेसिफिक आंसर दे रहा हूं कि अगर देखिए मेरी बात समझे, 16 वर्ष की लड़की और 25 वर्ष का लड़का। सुन लो यार विष्णु आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं ना यार, आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं तो सुन लीजिए, ओवरलैपिंग ना करें मेरे भाई। मेरा सवाल सिंपली ये था, नपुंसक किसे कहते हैं? आपके पास सेकंड चांस है विष्णु भाई, अपनी डेफिनेशन को थोड़ा और सिद्ध कर लीजिए, थोड़ा और निहार लीजिए। मुझे दोबारा बताएं, नपुंसक किसे कहते हैं? मैंने जैसा पहले ही बताया है कि नपुंसक का अर्थ वो होता है कि जो व्यक्ति पुत्र या संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो। अच्छा, वेरी गुड, रुकिएगा, वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता जो जिस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो गुरु आयुर्वेद में भी प्रकांड पंडित होते हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम में हमारा आयुर्वेद भी रहता है और वो वेरी गुड जी, वेरी गुड। हाँ, वो अच्छी तरह पता है कि लड़का किस तरह का है। अब मैं आपको उसका मेथड बताइए, मेथड बताइए। हाँ, ये अब दूसरा सवाल आने लगा है विष्णु भाई, गौर से सुनिएगा, जबरदस्त। आयुर्वेद पढ़ाने वाले गुरु भी होते हैं या आयुर्वेदिक लोग भी होते हैं। मुझे ये बताएं, आयुर्वेदा के अंदर नपुंसक का पता कैसे होता है, उसका मेथड बताएं। चले सर, अभी हम लोग आयुर्वेद के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर कभी आप लाइव स्ट्रीम देखिएगा तो आयुर्वेद आप आयुर्वेद मानते नहीं है। आप आयुर्वेद कोट कर सकते हैं, आप आयुर्वेद नहीं मानते सर ना? कर सकते हैं, वेरी गुड। चर्चा नहीं धन्वंतरी का सर आपके सामने पहला और जो दूसरा उदाहरण है ये धन्वंतरी का उदाहरण है, ये विष्णु भाई सुश्रुत संहिता का उदाहरण है जो सामने आपके दिख रहा है। एक मिनट, ये कहते हैं आप आयुर्वेदिक विषय के ऊपर बात नहीं हो रही, नपुंसक विषय के ऊपर। यार सुन लेना, मैं म्यूट नहीं कर रहा। नपुंसक विषय के ऊपर बात हो रही है, उसमें आपने मेथड बयान किया कि नपुंसकता का ज्ञान किस तरह पता चलेगा, किस तरह हासिल होगा, वो होगा आयुर्वेदिक तरीकाकार मेथड से। वो मेथड क्या है मुझे बता दें। देखिए, जो भी गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं लड़के, उनके बारे में पहले ही पता चल जाता है। कैसे 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 सर? उनका शारीरिक परीक्षण करके गुरु बता देंगे ना, वो तो नारी परीक्षण करके भी पता चल जाएगा। जबरदस्त, चले किसी तरफ आए। उनका शारीरिक लक्षण जो है वो देखे जाएंगे, उससे पता चल जाएगा, ऐसे ही है? हाँ। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, उसमें क्या निशानी होती है? सर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, देखिए आयुर्वेद का प्रश्न है। नहीं जाना ना जी, परीक्षण होगी। गुप्त व्यवहार तो पता करना है ना जी। मेरा सवाल वो भी है मेरे भाई, गुप्त व्यवहार के ऊपर भी मेरा सवाल है, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं आप अगला मौका सैम भाई का। विष्णु भाई, यहाँ गुप्त चल रहा है, ये क्या है? गुप्त, तो जरा कीजिएगा, आप ना खुद गुप्त होइएगा। बस मुझे ये बता दें कि उसका पता कैसे चलेगा। आपने कहा शारीरिक जो लक्षण है वो देखे जाएंगे, वो लक्षण में क्या है? कोई एक तरीका बता दें, शर्माए नहीं, मर्यादा के अंदर रहेंगे दोनों भाई, टेंशन नहीं है, बताएं।
ये देखिए, अभी मैंने जो कोट किया था, जो आपके स्क्रीन पे था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 25 वर्ष का जो पुरुष है और जो 16 वर्ष की आयु की लड़की है, और जो दोनों पूर्णतया स्वस्थ हैं और ब्रह्मचर्य का उन्होंने 25-25 वर्ष तक पालन किया है, और उस पालन करने के दौरान ब्रह्मचर्य में रह करके जिन्होंने विद्याध्ययन किया है, वही व्यक्ति जो है वो विवाह की योग्य है। मेरी बात समझे। और विवाह की योग्यता में ये माना जाता है कि वो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है और संतान उत्पन्न करने के लायक है। ओ नहीं ना जी, नहीं ना जी, ये कैसे कहा जा सकता है? एक बंदा 26 साल ब्रह्मचारी जो आश्रम के अंदर बैठा हुआ है तो लिहाजा मान लिया जाए कि ये स्वस्थ है? ये कौन सा प्रोसीजर है? और आपने कहा शारीरिक लक्षण, एक ब्रह्मचारी के अंदर हिजड़ा भी बैठ सकता है, बैठा नहीं बैठ सकता, नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठ सकता? गुरुकुल में जब सुबह होते ही, जब प्रातः काल जब होता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो योग के अनुसार लोग सूर्य नमस्कार और सारी की सारी योगिक क्रियाएं, सारे आसन और प्राणायाम किए जाते हैं। तो और जो भी आसन और प्राणायाम का 25 वर्ष तक, सुनिए सर, देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं विषय की गंभीरता तो आप प्लीज समझ लें। जो व्यक्ति जो है आसन करेगा, प्राणायाम करेगा और नियम का पालन करेगा, वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होगा। आयुर्वेद कहता है, ये क्या प्राणायाम कहता है, योग और कहता है, योग और प्राणायाम, योग और प्राणायाम। यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ जी आपको। श्री श्री रविशंकर जी गुरुकुल से तालीम हासिल की है? आप अपनी पूरी बात रख लें सर। सवाल यही है, श्री श्री रविशंकर गुरुकुल से तालीम हासिल करें? स्वामी रामदेव ने तो गुरुकुल, उससे भी बढ़िया उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। स्वामी रामदेव ने गुरुकुल से हासिल किया। नहीं, मेरा जो स्पेसिफिक सवाल है, श्री श्री रविशंकर ने गुरुकुल से, हाँ मैं स्पेसिफिक आंसर आपको दे रहा हूँ। हाँ, श्री श्री रविशंकर ने किया है, नहीं किया है? नहीं, मेरी बात समझे। जब आयुर्वेद की बात होगी और योग और प्राणायाम की बात होगी तो उससे बेहतर उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ स्वामी रामदेव का ना। उन्होंने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है। सर, आप मैं किसका सवाल पूछ रहा हूँ और किसका जवाब दे रहे हैं? ये नहीं। श्री श्री रविशंकर ने गुरुकुल से अपनी तालीम हासिल की है या नहीं की है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर भाई। बस जबरदस्त। श्री श्री रविशंकर के बारे में मुझे नहीं जानकारी भाई। ठीक है विष्णु भाई, मेरा एक सवाल है जो कि आप एड्रेस नहीं करे उसको। ये स्ट्रीम का मेन सवाल वही था कि ये गुप्त जो क्या था मेरे भाई, वो गुप्त व्यवहार गुप्त व्यवहार का ये मतलब क्या होता है? गुप्त व्यवहार का क्या मतलब है? वहां पे पर्टिकुलर जो शब्द है वो उसका मतलब है कि उन दोनों कन्या और जो वर हैं उनके दोनों कुल के बारे में पता कर लिया जाए कि सपिंग तो नहीं है, सगोत्र तो नहीं है, क्या वो विवाह के बंधन में बंधने के योग्य हैं। इसके मतलब यार विष्णु क्यों स्पीड में जाते हो? रुक जाओ ना। कुल का मतलब जिस कुल से आते हैं वो, ठीक है, पर वहां पर ऑलरेडी बात हो चुकी है कुल की हो गई, शास्त्रार्थ भी कर लिए। उसके आगे आता है गुप्त व्यवहार। ये गुप्त व्यवहार आपका अभिप्राय क्या? नहीं, आपने गुप्त व्यवहार का क्या अर्थ लिया, जरा बताएं मुझे आप। अर्थ तो वही आ रहा है, आप जो बोल रहे हैं ना वो पहले ऑलरेडी बात हो चुकी है। आपने गुप्त व्यवहार का क्या अभिप्राय निकाला? गुप्त व्यवहार का यही मतलब होता है। आपका क्या अभिप्राय, आपने क्या लिया है? गुप्त अंग किसको बोलते हैं? नहीं, गुप्त अंग की बात नहीं हो रही, गुप्त व्यवहार की बात हो रही है। सवाल है, सिंपल सवाल है। गुप्त अंग किसको बोलते हैं? गुप्त अंग में गुप्त व्यवहार में अंतर है। नहीं, सवाल है मेरा, गुप्त अंग किसको बोलते हैं वो पूछ रहा हूँ। सेक्सुअल पार्ट को बोलते हैं। हाँ, उसका व्यवहार गुप्त नहीं का व्यवहार, गुप्त व्यवहार जो छुपा हुआ है। विष्णु मुस्कुराए। अगर मैं आपका मित्र हूँ और आपने किसी से 1 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है बिना किसी को बताए, और मुझे मालूम है, तो आपकी गुप्त बात मुझको मालूम है और आपने मुझे मना किया कि उपाध्याय जी किसी को बताइएगा मत, मैंने 1 लाख का कर्जा किससे लिया है। गुप्त चर्चा हो गई। ये तो गुप्त चर्चा नहीं हो गई। ये व्यवहार मतलब हरकत नहीं, ये एक मित्र की गुप्त बात है जो वो चाहता है। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा। एक मिनट, अभी रुक जाना है, इधर रुक जाना है। अभी मैं सिद्ध करने लगा हूं, और ये जो मैं बात अब रखने लगा हूं ना, इसके बाद भी अगर विष्णु भाई, ये आखिरी बात होगी, इसके बाद भी आपको ना पता चले कि गुप्त व्यवहार क्या होता है, तो फिर आपको स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रणाम है फिर। ठीक है जी आमिर हक भाई, वही अंग से प्रणाम है फिर आपको। विष्णु भाई अभी चुप रहना है, ये देखना आपने। ठीक है, हाँ, आ जाए, चलें, ठीक है। मारी गई है हिंदी सीख के, वो मुझे बहुत अच्छे यार, ये सही जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, चलें, ठीक है। अब देखना है गुप्त व्यवहार, ये लोन देने वाला है या कौन सा है?
आप ये देखना जरा नागरिक, हाँ। कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिख के, बोल के नहीं, लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्न उत्तर कर लेवें। मेरा सवाल ये है, ये कौन सी ऐसी बात है, क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूं। ये देखें, दोबारा देखना, अब आए, ये देखें, हाँ ये देखें। अब मैं उससे हाईलाइट करता हूं ताकि मैं बहुत काटे माटे मार चुका हूं, अब नई चीज लानी पड़ेगी। ये देखें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्योंकि अगर कहें कि बोलचाल के बात हो सकती है, कुछ और कहा जाए। ये देखें, बातचीत, ये पीछे लिखा हुआ है। आमिर भाई इसको थोड़ा पूरा बड़े में कर लें ताकि साफ साफ पढ़ने में आ जाइए, थोड़ा बड़े में कर लें आप। ये बातचीत देखिए आपने, ये देखें, वो कहते हैं सामने उन दोनों के आपस में बातचीत। तो अगर गुप्त व्यवहार कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसमें लज्जा हो या कोई ऐसी बात हो, तो बातचीत में रख दी जाती, शास्त्रत में रख दी जाती। और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सभी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में दे दीजिएगा चुपके से। जानू क्या मुझसे पहले भी कोई डार्लिंग मार्लिंग था कि नहीं? जी, अरे कहीं हटा क्यों दिया, आप उसको रखिए ना, सामने ले आइए ना। आमिर भाई एक बार देखिए, ये लिख के दे दे, उसके बीच में लिखा कॉमा है तो नहीं है? हाथ में दे दे आमिर और भाई, लिख के दे दे, उसके बीच में कॉमा तो नहीं है ना? नहीं कॉमा कुछ भी नहीं है। आमिर भाई सुने मेरी बात, आपने अपनी बात कह लिया, मेरी बात सुने, थोड़ा सा और ऊपर आए आप, इसी को थोड़ा सा और ऊपर कर दें। किसके ऊपर आऊं? इसी को जरा सा ऊपर, थोड़ा सा 2-4 लाइनें आपने और ऊपर से मुझे बताया करें, मैं आजकल कुछ खा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने उठाया है और अच्छी बातें आनी चाहिए सामने। देखिए लिखा है कि दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हो, सदृश मतलब एक जैसे हो, जिसको आपने गोल घेर रखा है। लिखा है कि जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हो, तब जिस जिसके साथ जिस जिसका विवाह होना योग्य समझे। गुरुकुल में जो गुरु माँ हैं, जो गुरु हैं, वो अगर समझे कि हाँ इस लड़की का इस लड़के के साथ योग्य हो सकता है, तो उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और कहें कि इसमें से जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना। अगर कोई लड़का कोई लड़की तुम्हें योग्य लग रहा है विवाह के, अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति और पत्नी के योग्य है, तो आप मुझे बता देना। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए, तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में हुए। समावर्तन संस्कार होता है जब विद्याध्ययन पूरा होता है, 25 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाती है, तो समावर्तन संस्कार के बाद आदमी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ये 16 संस्कारों में संस्कार है समावर्तन संस्कार, जिसका भी आप हिस्ट्री में जिक्र कर रहे थे। जी। जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें, तो कंडीशन है, या तो अध्यापक के सामने विवाह कर लें, क्योंकि कई बार कन्या ऐसे होते थे जिनके माँ बाप नहीं रहते थे, या किसी कारण से भाई मान लीजिए अनाथ हैं और गुरुकुल आश्रम में पढ़ रहे हैं, तो वो गार्जियन के तौर पे होते थे। तो वहां नहीं, तो कन्या के माता पिता के घर में, या तो गुरुकुल में उनका विवाह होगा या तो कन्या के माता पिता में, जैसी परंपरा हो, होना योग्य है। जब वे समक्ष हो, मतलब एक दूसरे के सामने हो, तब उन अध्यापकों या कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुष कहते हैं जो आदरणीय, जो परिवार के जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो सीनियर मेंबर्स अगर आप कह लें, के सामने सीनियर मेंबर के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत हो जाए, बातचीत करा दी जाए कन्यावर की। शास्त्रार्थ कराना, शास्त्रार्थ देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं, आप गौर करेंगे तो शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य और जो है गार्गी और मैत्री, इन दोनों का बहुत विस्तृत शास्त्रार्थ हुआ है। चूंकि गार्गी और मैत्री विदुषी कन्याएं थी और विवाह मुझे डिटेल नहीं चाहिए ना, मुझे आगे मेरा आपने गोल घेर कर रखा है। मेरा फोकस मैं समझ रहा हूँ, आपको मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन आपने शास्त्रार्थ को पीले से कर रखा है, गोल घेर कर रखा है। तो मैं आपको बताऊंगा, पीला है ना, आप आगे पीछे वाला पीला आप अपना ना देखें, अपना पीला ना देखें आप। देखिए अगर वर और कन्या के बीच में अगर कोई विशेष योग्यता है, जैसे कोई 2 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, 2 प्रोफेसर हैं, तो अपने टॉपिक से रिलेटेड शास्त्रार्थ करते हैं, यानी गंभीर चर्चा करते हैं। वो भी करवाएं। ओहो, उन्होंने शादी करनी है, शादी डॉक्टर होगी तो पता करेगा ना यार, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तुम क्या हो? तो और क्या गड्ढा खोद शादी करो तो मैं पूछूंगा ना तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, बात समझे। अगर शादी है सर, मेरी बात आप समझा, आप एक गंभीर विद्वान व्यक्ति हैं। एग्जैक्टली, ये पता क्यों मैंने जोर दिया है, तो गुप्त व्यवहार भी शादी है। अगर वो नपुंसक निकला तो फिर इंजीनियर की डिबेट कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछ ले। अभी रुकना, क्योंकि मैंने अपना कार्ड खेल दिया ना, आप खुद बोल पड़े हैं मुंह से।
जब मैंने कहा कि शास्त्रार्थ क्या, उन्होंने को खड्डा खोदना है, आपको पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने आपके मुंह से ये निकलवाना था, आपने वो निकाला है। यही मेरा मौकफ है और स्वामी दयानंद की बात है कि गुप्त व्यवहार क्यों जरूरी है, पूरी जिंदगी है कन्या की। ये क्या बात हुई कि जनाब फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में, हैं जी? ये अच्छा लगेगा कि जनाब आपका दोस्त जो है कोई, वो जाए सुबह काम के ऊपर और पत्नी जो है वो अपना जो है ना वो जो है वो अपना बस छोड़े। बस अब विष्णु भाई मैं मर्यादा को क्रॉस नहीं करना चाहता जी। बंदा नवाजी आपके सर, शुक्रिया जी। तो बताइए गुप्त गुप्त ये क्या है गुप्त? अगर कुछ इस तरह की बात है तो जी, इसमें एक कोट और आता है, मैं आपसे वो भी कह लूं। एक विवाह के लिए विष्णु जी आपको फिर यार मेरी सुई फंस गई है ना गुप्त व्यवहार के ऊपर। सर आप गुप्त व्यवहार में आपने क्या समझा, आप कर लें, आप अपने दिल की भड़ास निकाल लें, और मैंने तो उसके बगैर आपका खाना नहीं पचना है, मसला तो ये और यार विष्णु भाई मैंने तो कह लिया था, आप उसके विरोध कर रहे थे तो मैंने आपको कहा, मैंने दोबारा आपके लिए खोल ली किताब, मैंने कहा पूछ से भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्न उत्तर करें। पता है क्यों कहा है? क्योंकि श्री अपना स्वामी दयानंद सरस्वती की नजर में, उनकी दृष्टि में, उनका विचार या उनका मत ये था कि जो युवा पीढ़ी है उनमें लज्जा को रखा जाए। यही वजह है कि मैंने एक रेफरेंस दिखाया था कि उन्होंने कहा कि कन्या और वर जो हैं वो कभी अलैदगी के अंदर एक दूसरे को ना मिले। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखें, ये मैं हटा देता हूं, यहां वो लिखते हैं कि इसलिए यही निश्चय रखना चाहिए कि कन्या और वर का विवाह के, यानी कन्या और वर के विवाह के पूर्व, हैं किधर गए, लो जी विष्णु साहब निकल गए जी, लो जी विष्णु साहब गुप्त हो गए जी। सही है, गुप्त हो गए, गुप्त। सवाल ये है कि भाई बंदा न, कहते हैं जी आयुर्वेदा से पता चल सकता है बंदा नपुंसक कैसे पता चलेगा? तो उस वक्त कौन सा जो है ना वो वीरिया को हथेली पर रखकर को मंत्र पढ़ा करते थे, तो वीरिया बोल के कहता था हाँ मेरे अंदर 6 पुत्र हैं या मेरे अंदर 7 कन्याएं हैं, हाँ डाल दीजिए यूनी के अंदर, धकेल दीजिए बुक भर के। ये क्या ड्रामा है? ओ भाई हमने ऐसे नपुंसक भी देखे हैं कि जिनका घोड़ा बहुत ज्यादा हिन आता है मगर काका पुत्र नहीं प्राप्त कर पाते। तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक विष्णु भैया वो भी नपुंसक हैं, क्योंकि आपसे मैंने पूछा नपुंसक कौन है, आपने कहा जी संतान उत्पत्ति ना हो सके, फिर उसमें भी प्रिसाइज कर दिया कि पुत्र उत्पन्न ना कर सकें। तो कितने सनातनी हैं आपकी डेफिनेशन के मुताबिक नपुंसक बन जाएंगे? उनके पास तो पुत्र ही कोई नहीं, हाँ कन्याएं बहुत हैं। ये है मसला। तो मेरा भाई अच्छा सेक्स करना या सेक्स ना कर पाना, ये नपुंसकता की डेफिनेशन आज तक इंपोर्टेंट की कंफर्म ही नहीं हो पाई। क्या है ये? हर बंदा अपनी डेफिनेशन करता है, आपने कर दी उस एतबार से आप रगड़े गए। बाहर सूरत अगर आप पुत्र प्राप्त करने ना कर पाने को नपुंसकता कहें तो भाई आयुर्वेदा क्या कोई बंदा भी किसी तौर पर बता नहीं सकता। इसको चेक करने का सिर्फ एक तरीका है, टेस्ट ड्राइव, और वो स्वामी साहब ने रखी हुई है नियोग की सूरत में। हाँ जी, नियोग की सूरत में। इसीलिए मैंने दिखाया था एक हवाला कि स्वामी दयानंद सरस्वती नाम ने क्या कहा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश के इसी समोल्लास में, चौथे समोल्लास में सफा 101 पर स्वामी साहब से पूछा जाता है ये नियोग मरे के पीछे होता है, ये जीते भी? उन्होंने कहा जीते भी होता है। और ऋग्वेद कोट करके खुद कहते हैं कि जब पति संतान उत्पत्ति न कर सके, उसमें असमर्थ हो, तो वो अपनी स्त्री को कहे कि सौभाग्यशाली आप गर्भवती होने के लिए इच्छा करें किसी दूसरे और वर की, और दूसरे के पास जाएं। और मिड में येलो में लिखा है अब मुझसे संतान उत्पत्ति की आशा मत कर, नपुंसक हो गया मैं नहीं कुछ कर सकता। वो दूसरा वर आमिर भाई, वो दूसरा वर देवर है। जी जी, निरुक्त में भी ये लिखा हुआ है, बिल्कुल जी, बिल्कुल ये लिखा हुआ है। बहरहाल अच्छी बात हुई। ब्रदर राहुल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रदर राहुल अहलन व सहलन, वेलकम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम, कुछ कहना चाहेंगे?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जो आयुर्वेद के ऊपर जब बात कर रही थे ना, उसी वक्त मैंने कुछ बोलने थे, कुछ आयुर्वेद का कुछ